दिसंबर 2025 पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी करना इस देश का सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट है। पिछले कुछ महीनों से हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक सब जगह पे एक ही आवाज उठी है कि ईवीएम हैक हो चुका है, वोट चोरी किया गया है और लिस्ट से नाम गायब है। सरकार कहती है कि ये आरोप बस ऑपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन है और इलेक्शन कमीशन इस आरोपों को बेसलेस मानता है। लेकिन जब हमने इंटरनेट पे मौजूद आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया तो रिजल्ट कुछ और निकला। सच ये है कि शायद ईवीएम का बटन दबाने से वोट चोरी नहीं हो रहा, लेकिन खेल कहीं और हो रहा है। खेल हो रहा है वोटर लिस्ट में, खेल हो रहा है रूल्स बदलने में और खेल हो रहा है सबूत मिटाने में। आज के इस गहरे एनालिसिस में हम किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहे, बल्कि जो फैक्ट्स और डेटा से सामने आया है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए वोट चोरी का पर्दाफाश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सच और झूठ को अलग करना होगा। वोट चोरी के शोर में कुछ ऐसे खबरें निकली जो कि झूठ थी या फिर जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। सबसे पहला आरोप, हरियाणा के पलवाल में एक ही घर, हाउस नंबर 265, जिसमें 501 वोटर्स रजिस्टर थे। कहा गया कि ये बोगस वोटिंग का अड्डा है, लेकिन जब इंडिया टुडे की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि हाउस नंबर 265 कोई एक कमरा नहीं है, बल्कि एक बड़ा पुराना प्लॉट है। वहाँ करीब 200 अलग अलग घर बन चुके हैं, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में उस जमीन का नंबर आज भी वही है। तो हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, लेकिन ये वोट चोरी का सबूत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम इसे मिसलीडिंग कैटेगरी में रखेंगे। अब दूसरा और सबसे गंभीर आरोप, बिहार इलेक्शंस। आरोप लगा कि वोटिंग से ठीक पहले हरियाणा और गुजरात से स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें वोटर्स को बिहार भेजा गया ताकि वो डबल वोटिंग कर सके। पहले रेलवेज ने कहा कि ये छठ पूजा की भीड़ है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है, वो पूरी कहानी बदल देता है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और सुनिए कि पैसेंजर्स क्या कह रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। आपने सुना, मोदी जी ने भेजा है, फ्री है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसे सीधा सीधा करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। इंडिया का इलेक्शन लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को पोलिंग स्टेशन ले जाने के लिए कोई गाड़ी या ट्रांसपोर्ट हायर करती है तो ये एक करप्ट प्रैक्टिस है। वोटर का ट्रैवल खर्चा उठाना इसे एक रिश्वत माना जाता है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये ट्रेन किसी पार्टी ने स्पॉन्सर की थी तो कानून के मुताबिक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन रद्द हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उस वीडियो पे एक्शन क्यों नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन चुप क्यों बैठा है। अब इन्हें देखिए, क्या आप इन्हें जानते हैं? शायद से नहीं, लेकिन हरियाणा के इलेक्शंस में इनका चेहरा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 22 अलग अलग नामों के साथ वोटर आईडी पे छपा था। कहीं सीमा, कहीं स्वीटी तो कहीं सरस्वती। ये छपा हुआ फोटो एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक इमेज है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उनके पास दुनिया का सबसे एडवांस डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चेहरे पहचान कर डुप्लीकेट वोटर्स को हटा देता है। तो फिर एक ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा सिस्टम को 22 बार धोखा कैसे दे गया? और जिन आईडीज पे ये चेहरा छपा हुआ था उनमें कुछ केसेस में लोग असली थे पर चेहरा गलत था, लेकिन कई केसेस में वो लोग मर चुके थे और उनका वोट एक्टिव था। एक महिला गुनिया जो 2022 में मर चुकी थी, लेकिन 2024 में इस ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के साथ उनका वोटर आईडी एक्टिव था। और ये कोई क्लरिकल एरर नहीं है दोस्तों, ये सबूत है कि हमारी वोटर लिस्ट इम्प्योर है, जिसका फायदा कोई भी पार्टी उठा सकती है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, कर्नाटका की आलन कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये रिपोर्ट देखिए। वहाँ सीआईडी की जांच में पता चला कि एक बोट का इस्तेमाल करके हजारों वोटर्स का नाम डिलीट करने की रिक्वेस्ट यानी फॉर्म 7 डाला गया। और ये रिक्वेस्ट फाइल करने वाला कौन था? हर बूथ का वोटर नंबर 1, यानी किसी निर्दोष आदमी का नाम यूज करके ऑटोमेटेड तरीके से लिस्ट से नाम उड़ाए जा रहे हैं। जब सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन से उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पूछा
तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसीआई ने इसे देने से मना कर दिया, जिसके लिए पुलिस को 18 लेटर्स लिखने पड़े। और जब ग्राउंड पे इतने सबूत मिल रहे हैं तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ईसीआई को एंटी नेशनल कहा। उन्होंने इसके लिए 3 स्पेसिफिक लीगल पॉइंट्स रखे, जो दिखाते हैं कि सिस्टम कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट अंपायर किसका है। दोस्तों इमेजिन करो, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और उस मैच का अंपायर अगर पाकिस्तान की टीम डिसाइड करे, तो क्या आप उसके रिजल्ट को फेयर मानोगे? नहीं ना। वैसे ही दिसंबर 2023 से पहले चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनने वाली कमेटी में 3 मेंबर्स थे, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर सीजेआई को उस कमेटी से हटा दिया। अब उनकी जगह पे एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठता है और इसका रिजल्ट अब कमेटी में सरकार के 2 लोग और ऑपोजिशन का बस 1, जिस पे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं उस कमरे में बैठता हूँ और वहाँ पे 2 वर्सेस 1 होता है। जो मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं वही सीएसी बनता है। जब रेफरी आपका चुना हुआ हो तो मैच फिक्स होने का शक तो होगा ही। दूसरा पॉइंट, डर किस बात का। इसी नए कानून में एक क्लॉज डाला गया है। ये क्लॉज सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर को एक इम्यूनिटी देता है, मतलब जब तक वो ऑफिस में है उनके किसी भी डिसीजन के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सीईसी को सीधा चेतावनी दी। उन्होंने कहा, आपको लगता है ये इम्यूनिटी आपको बचा लेगी, लेकिन हम कानून बदलकर रेट्रोस्पेक्टिवली आप पर कार्रवाई करेंगे। इससे सवाल यही उठता है कि अगर सब कुछ फेयर हो रहा है तो सीईसी को इतनी बड़ी लीगल शील्ड देने की जरूरत क्या है। अब तीसरा और सबसे गंभीर आरोप, सबूत मिटाना। इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल बनाया है, जिसमें पोलिंग बूथ के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं उनकी फुटेज अब बस 45 दिनों में डिलीट कर दी जाएगी। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि ये रूल इसलिए है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करने का टाइम भी 45 दिन होता है। लेकिन अपोजिशन का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि केस फाइल करने के लिए आपको सबूत चाहिए और फुटेज लेने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और जब तक कोर्ट ऑर्डर देगा तब तो 45 दिन गुजर चुके होंगे, मतलब फुटेज डिलीट हो चुकी होंगी और सच्चाई कभी सामने ही नहीं आएगी। और इस पे सीईसी का क्या कहना है, जरा सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्चुअल मुद्दा है जिसपे इसे चुप है, फॉर्म 17। जब वोटिंग खत्म होती है तब हर बूथ पर एक फॉर्म 17 भरा जाता है, जिसमें टोटल कितने वोट पड़े ये डाला जाता है और वो फाइनल होता है। लेकिन 2024 इलेक्शंस के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने कहा कि ईवीएम में पड़े वोट और फाइनल काउंटिंग में निकले वोट में बहुत बड़ा अंतर था। करीब 5.5 लाख वोट जो मशीन में डाले गए वो काउंट ही नहीं हुए और करीब 35,000 वोट जो मशीन में डाले ही नहीं गए उसे अलग से काउंट कर लिया गया। जब ईसीआई से इसके बारे में पूछा गया तो ईसीआई ने कहा कि ये एक ह्यूमन एरर है। लेकिन जब ईसीआई को फॉर्म 17 का असली डेटा पब्लिक में रिलीज करने को बोला तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया। अगर सब कुछ उस लिस्ट में साफ है तो उसे छुपाना क्यों? दोस्तों इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं होता बल्कि इलेक्शन को फेयर करवाना होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की चुप्पी और पारदर्शिता की कमी देश के नागरिकों में गहरा सवाल पैदा कर रही है। आपका क्या कहना है? क्या हमारे देश में वोट चोरी हो रही है या नहीं? कमेंट्स में आपकी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।